हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू टू ई-पेडागॉग। हम अपनी क्लास 8th की ज्योग्राफी के सफर में एकदम लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। हमारा लास्ट सेशन आ चुका है और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम डील करेंगे, सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट बार शूट करेंगे। इस ह्यूमन रिसोर्स के चैप्टर में भी हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे पैराग्राफ से पहले और कुछ पैराग्राफ के अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेज का ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपको बताएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज, पहली बात की हम उसको ह्यूमन रिसोर्स क्यों कह रहे हैं। फिर इस ह्यूमन रिसोर्स को हम जब क्योंकि ये एक रिसोर्स है इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे चेंज आ रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये सब को हम जब क्वांटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम एक प्रोसेस के अंदर करते हैं जिसे हम सेंसस के नाम से जानते हैं। ये सेंसस की शुरुआत कब हुई, सेंसस कैसे हुआ, कब कब किया गया है, लेटेस्ट सेंसस कब हुआ है और हमारे पास किस चीज के सेंसस की रिपोर्ट है, ये सब हम अब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि ये बात सही है कि हमारे धरती पे रिसोर्सेज हैं, पर ये रिसोर्सेज हैं ये कैसे पता चला या ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोयला मात्र एक काला पत्थर है। अगर हमारे को नॉलेज नहीं है कि हम उसको यूज कैसे करें। सनलाइट केवल सूरज से आने वाली एक रोशनी है जिसके बारे में अगर हमें पता नहीं है कि हम उस सूरज की रोशनी से एनर्जी बना सकते हैं, पावर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बहता हुआ पानी केवल आंखों को एक अच्छा सीन दे सकता है, आपको शांति दे सकता है बिकॉज ऑफ द व्यू, पर उस बहते हुए पानी के काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये ह्यूमन बीइंग्स के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल है। ये ह्यूमन ब्रेन ही है, ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो किसी भी चीज को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है ये पहला पैराग्राफ? पीपल्स आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। अब एक देश में बहुत कुछ है, पर अगर उन देश के लोगों के पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल है ही नहीं उन सारी चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें मीनिंगलेस हैं। देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे रिसोर्सेज में तभी तब्दील हो पाते हैं जब ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में एक रिसोर्स की तरह हो, यानी नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो। इसीलिए क्योंकि वो इंसान ही है जो सारे मटेरियल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human beings or human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. तो हमें ये समझना है कि कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स को इंपॉर्टेंट बनाती है। देखो, इसको तीन तरीके से समझो। एक होता है एजुकेशन, एक होता है लिटरेसी और तीसरा होता है हेल्थ। अगर इन तीनों चीजों में कोई भी एक चीज नहीं है तो इंसान रिसोर्स नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप अपने आप को ही ले लो। अभी आप एक स्टूडेंट हो। एक स्टूडेंट कुछ अच्छा डिस्कवर कर सकता है ना, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो। एजुकेशन से क्या होगा या लिटरेसी से क्या होगा? उसको बेसिक नॉलेज होगा। बट जब आप रियल वर्ल्ड में वर्क करते हैं तो उसके लिए केवल लिटरेसी या फिर बुकिश नॉलेज काम नहीं आता, उसके लिए आपको कुछ स्किल्स को भी सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फाइटर उड़ाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, उसके लिए आपको स्किल को सीखना पड़ता है। वो आपकी किताबों में मेंटेन नहीं रहता, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल सीखना पड़ता है। और तीसरा, अगर आपने एजुकेशन भी ले ली, डिग्री भी ले ली, स्किल्स भी सीख लिया, पर अगर आप हेल्दी ही नहीं है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही काम करने के लिए, तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे? आप देश को कैसे आगे लेके जा पाएंगे? इसीलिए किसी भी देश की सरकार को इन तीन चीजों के ऊपर खासा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजें ही हैं
जो कि उनके देश को आगे लेके जा सकती हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल, वही चीज ये लिखी है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज, हमने याद है रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा था, और हमने, आई एम सॉरी गाइस, मुझे ना थोड़ा सा माउथ में ना अल्सर्स हो रखे हैं, जिसकी वजह से शायद साउंड बहुत ज़्यादा क्लियर ना आए, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको क्लियर ऑडिबल हो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। बट एक्सक्यूज मी इफ आई डोंट कम्युनिकेट इट इन दैट बेस्ट वे दैट आई यूजुअली डू। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने रिसोर्सेज पढ़ा था चैप्टर, तो हमने ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से इंसान भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी कॉन्टिनेंट में ज्यादा लोग हैं, किसी कॉन्टिनेंट में कम लोग हैं, किसी देश में ज्यादा लोग हैं, किसी देश में कम लोग हैं, किसी शहर में ज्यादा लोग हैं, किसी शहर में कम है, कहीं पर मेल ज्यादा है, कहीं पर फीमेल ज्यादा है, कहीं क्रिश्चियन ज्यादा है तो कहीं हिंदू ज्यादा है, कहीं मुस्लिम ज्यादा है। ऐसे करके ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अलग अलग चीजें जो सोशल आइडेंटिटीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कहीं पर आप देखोगे ज्यादा लिटरेसी रेट है, कहीं पर कम लिटरेसी रेट है। अब ये देखते हैं, भारत सरकार की एक MHRD नाम की मिनिस्ट्री होती थी, अब नहीं है। ये मिनिस्ट्री 1985 में क्रिएट की गई थी। इसका नाम होता था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। काम क्या था? काम ये था कि ह्यूमन जो एक रिसोर्स की तरफ देखा जा रहा था, उसको कैसे डेवलप किया जाए, एजुकेशन देके, स्किल देके, ट्रेनिंग देके, ये सब करके। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD नहीं रही, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गई है। देखो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ये हैड आ जाएगा क्योंकि अब ये नहीं है। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985, द ईयर इज इंपॉर्टेंट, विद एन एम टू इंप्रूव पीपल स्किल, लोगों के स्किल को इंप्रूव करने के लिए, कि ताकि वो एक रिसोर्स की तरह काम कर सके। उसी स्किल से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाया गया था मोदी सरकार के द्वारा 2015 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत 4 साल के टाइम में 2016 से 2020 तक एम किया गया था कि 1 करोड़ लोगों को हम स्किल देंगे, ट्रेन करेंगे। यही थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आई थी 2015 में, पर इसका एम यह था कि ये 2016 से लेकर 2020 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देगी। ऑब्जेक्टिव स्कीम का यह था कि ये एनकरेज कर सके कि जो लोग काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब वेज ले रहे हैं या वेज लेने वाले हैं, उनके स्किल को और हम एम्प्लॉयबल स्किल बनाए। ठीक है, मतलब जो उनको और बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट दिला सके, वैसे स्किल्स हम उनको दे सके, ट्रेनिंग दे सके। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? देखिए आज के टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं वो लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही। इसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि जो रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब उन बच्चों से पूछ रही हैं कि भाई काम के बारे में पूछ रही हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये तो काफी थ्योरेटिकल नॉलेज लेके बैठे हैं, ये केवल एक डिग्री लेके बैठे हैं, इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, इनफैक्ट 0 के बराबर है, इनको कुछ आता ही नहीं है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो प्रैक्टिकल स्किल वो है ही नहीं जो उनको वो एम्प्लॉयमेंट दिला सकता है। इसीलिए डिग्री होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी, लिटरेट होने के बाद भी उनके पास वो एम्प्लॉयबल स्किल्स ना होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल रही है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अब बात करेंगे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप खुद दिमाग लगा के देखो, ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पर रहेगी? जहां पर ग्रोथ के ज्यादा चांसेस हैं, जहां बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। क्यों यूपी बिहार के लड़के दिल्ली आके काम करते हैं? क्यों मुंबई जाके काम करते हैं? क्यों बड़े शहरों में जाके काम करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन को सार्थक करने वाली वो सारी चीजें इन शहरों में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गांव से उठ के लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो आपको समझ में आएगा कि
जो रीजन्स हाई लैटिट्यूड रीजन्स हैं, मतलब जो हाई लैटिट्यूड्स में हैं, टेम्परेट के ऊपर के रीजन्स के हैं, वहां पर ज्यादा ठंड होने की वजह से लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते और पॉपुलेशन आपको काफी कम दिखेगी। वहीं पर अगर आपको ट्रॉपिकल एरियाज देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको खूब सारी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे इक्वेटर के उसमें भी देखोगे तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द अर्थ वो बहुत ज्यादा इवन नहीं है, वो थोड़ा सा अनइवन है। यही चीज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हैं अर्थ के अलग अलग हिस्सों में, उसी को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और आप खुद ही सोचो, आपने देखा होगा लोअर ऑल्टीट्यूड में प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं या हायर ऑल्टीट्यूड में? ऑफ कोर्स प्लेन्स में, क्योंकि वहां पे बेहतर सहूलियतें हैं। ऊपर पहाड़ों में एक दो दिन एक हफ्ता रहना अच्छा लगता है, मगर वहां की लाइफ काफी टफ है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जगहों पर ज्यादा, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन है कहीं कम पॉपुलेशन, उसके पीछे के रीजंस, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वही चीजें इसमें बुक किताब के अंदर दे रखी है। More than 90% of the world's population lives in about only 30% of the land surface. Now this is a very important line. In fact, क्लास 9th में भी आप इसका रिपीटिशन पढ़ोगे, मगर दूसरे कंटेक्स्ट में। ये क्या बोल रहा है? टोटल जो लैंड सरफेस है अर्थ के ऊपर, उसके केवल 30% में ही 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल है। सिंपल कारण यह है कि हायर लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, आप वहां नहीं रह सकते। रहने को लोग रहते हैं, बट वाई वुड यू स्टे देयर? अगर आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल टेम्परेचर में रहने में, जहां सारी सहूलियतें हो, तो आप क्यों चूज करोगे हायर लैटिट्यूड के वो जो स्नो वाले कवर्ड जंगल होते हैं उनमें? वैसे ही अगर रेगिस्तान है, वाई वुड यू चूज टू स्टे इन रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, जब आपके पास ऑप्शन है कि आप बेटर तरीके से रह सकते हैं या जिंदगी काट सकते हैं। इसीलिए जो ज्यादातर लैंड है हमारे अर्थ का, उसका 90% जो एरिया है उसमें 70% जो एरिया है उसका, वो ज्यादातर ऐसा ही आपको एरिया मिलेगा जहां पर ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स मिलेंगे जहां पर इंसान को रहना प्रेफर नहीं करता। इसके वजह से वो लोग बाकी के जो 30% ऑफ द लैंड है वहां पर रहना पसंद करते हैं। ओके, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये मैंने आपको समझा दिया। द क्राउडेड एरियाज, अब ये कॉन्टिनेंट के वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट क्राउडेड है। सो पहले ये बात करें हम, पहले एक बार थोड़ा वर्ल्ड मैप को देखते हैं। ये इसको देखो, मैंने आपसे क्या कहा, यहां कहीं से इक्वेटर गुजरता है। ये रहा इक्वेटर, यहां कहीं से क्या, यही है इक्वेटर। अब जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे वहां पे क्या होगा, क्लाइमेट एक्सट्रीम मिलेगा। क्लाइमेट एक्सट्रीम मिलने की वजह से लोग यहां पे रहना पसंद नहीं करते। एंटार्क्टिका हो गया, ये रशिया का ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, नॉर्थ अमेरिका का ये पोर्शन हो गया, साउथ अमेरिका का डाउन साउथ ये पोर्शन हो गया। यहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ये है नंबर 1। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया अगर मैं कॉन्टिनेंट वाइज बात करूं तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, यानी साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। देखो यूएस क्यों पॉपुलेटेड होगा ज्यादा? यूएस इसलिए पॉपुलेटेड है क्योंकि वहां पे बेहतर जिंदगी है। दुनिया भर से लोग वहां पर जाते हैं और काम करने के रीजन से। साउथ ईस्ट एशिया क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि यहां पर खूब सारे रिसोर्सेज हैं, खूब सारी फैक्ट्रीज हैं और यहां पर बहुत ही बेहतर क्लाइमेट लोगों को मिलता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है जहां लोग रहना पसंद करते हैं, इस वजह से। ओके, ये हमने देख लिया था, इस स्लाइड कवर कर ली थी। अब देखो, द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो मैंने आपको बताया। साउथ एशिया में आ जाते हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं वही म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, कंबोडिया, ये सारे देश आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। यूरोप और नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, ये सारे पॉपुलेटेड जोन्स हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड हाई माउंटेन्स एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। व्हाई? Because of one simple reason, the life is very tough there. Since life is very tough there, why would you choose to stay there?
नेक्स्ट इज मेनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जैसे मैंने आपसे कहा इक्वेटर के नॉर्थ में लोग ज्यादातर रहते हैं, बनस्पत द साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग ज्यादा रहते हैं। उसका एक प्राइमरी कारण यह भी है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां ज्यादा लैंड है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे ज्यादा समंदर है। लैंड कम है, समंदर ज्यादा है। आपको समंदर में कोई रहेगा नहीं, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लोग हैं। Okay, 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. So these are the 10 countries where ये सबसे populous countries हैं. Let me tell you that China is the country which is having the largest population. और उसके बाद हमारा आता है प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, जहां की पॉपुलेशन है 1.37 बिलियन एंड काउंटिंग। और टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है 8 बिलियन। सो 8 बिलियन पॉपुलेशन में हम कंट्रीब्यूट करते हैं 1.37 बिलियन। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ये सब आपकी किताब में नहीं दे रखा है, आई जस्ट वांट यू टू नोट इट डाउन, हमारे पूरे जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें हमारे भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 18% का है, लगभग 18% का, टू बी स्पेसिफिक 17.5%, 17.5%। ओके, अब ये देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पहले आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इन दोनों में इसमें से ज्यादा डेंस कौन सा है? ज्यादा डेंस है ये वाला। क्यों? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व हिंदी में। अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हम पढ़ें तो मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जितने ज्यादा लोग किसी भी शहर में होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ पीपल, दूसरा एरिया कितना है उस जगह का। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मान के चलता हूं, मैं केवल 4 लोगों की बात करूं, 1 2 3 4, ये 4 लोगों की बात कर रहा हूं। अभी ये इतना डेंस है, अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, डेंसिटी घट गई, या फिर मैंने इसी एरिया में बंदे बढ़ा दिए तो डेंसिटी बढ़ गई। कहने का मतलब है डेंसिटी डिपेंड करती है लोगों पे और एरिया जो उस जगह का है उसके ऊपर। कितना बड़ा एरिया है, साइज ऑफ द एरिया। अगर साइज ऑफ द एरिया काफी बड़ा है तो डेंसिटी घटने लगेगी, और अगर साइज कम है तो हो सकता है बढ़ जाए। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर मैं इसको इस भाषा में बोलूं तो क्या बोला है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कितने लोग रह रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस में। पर यूनिट सरफेस ऑफ एरिया में कितने लोग रहते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि यहां पर बात की गई है यूनिट एरिया। अब यूनिट की तो कोई, एरिया की तो कोई भी यूनिट हो सकती है, यहां पर यूनिट क्या ले रखी है? स्क्वायर किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। एक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, पर यूनिट एरिया कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। यहां पे कौन सी यूनिट ली गई है? किलोमीटर की यूनिट ली गई है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो वहां पर आपको समझ में आएगा केवल 51 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। आपको लगेगा ये तो बहुत ही कम है, पर आपको इसमें वो एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जो एंटार्क्टिका के एरिया हैं, बर्फ से ढके हुए। वो भी तो लैंड ही है, वो भी तो अर्थ का पार्ट ही है। और आपको वो एरिया भी लेने पड़ेंगे जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे बनारस के एरियाज, दिल्ली के एरियाज, मुंबई के एरियाज। ये सारे क्या है? ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरियाज हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा डेंसिटी है। इन एरियाज का इन सबको मिला के एवरेज लिया गया है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वो आपको दे देगा क्या? डेंसिटी दे देगा। सिंपल सी बात है। कितने लोग रह रहे हैं, क्या? एक्सप्रेस्ड एज पर
ये देखो क्या लिखा है, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। ये देखो नंबर ऑफ पीपल, मतलब पूरी दुनिया के काउंट कर लो लोग, लिविंग इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर ले लो, तो आपको समझ में आता है कि 51 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर होगी? साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाय साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। कुल मिला के एक बात तो पक्की हो गई कि सबसे ज्यादा जो घनत्व है लोगों का, जो सबसे ज्यादा रहना है एक छोटे से एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर, छोटे से नहीं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कौन है? हमारे ही देश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, दीज ऑल कंट्रीज कम इन साउथ एशिया। उसके बाद आता है ईस्ट एशिया, जहां पर चाइना जैसे देश आते हैं, और उसके बाद आता है साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ऐसे देश आते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ, हमारे वाले सब कॉन्टिनेंट के एरिया में, और उसके बाद चाइना वाले एरिया में, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में। कुल मिला के एशिया टॉप्स द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरी दुनिया का एवरेज कितना है? 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में 51% रहते हैं। ओके, अब ये बता रहा है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कि मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड मतलब करते हैं। सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि रिलीफ क्या है, प्लेन है, प्लेटो है, माउंटेन है, क्या है। ऑफकोर्स प्लेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन होगी क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ठीक होगा। माउंटेन्स में चीजों की फैसिलिटीज वहां पर उतनी होगी नहीं, इसलिए वहां पर नहीं होगा। प्लेन्स में एग्रीकल्चर हो पाएगा, प्लेटोज में नहीं हो पाता क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं। माउंटेन्स में इतनी हाइट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सारों वजह से सबसे ज्यादा कहां पर होगा? प्लेन्स में होगा। वही बता रहे टोपोग्राफी। People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing, and service activities. The Ganga Plains are the most densely populated areas of the world, while mountains, Andes, Alps, and Himalayas are sparsely populated. जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारे प्लेन्स हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होगा। ये जो गंगा वाला प्लेन है, ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी भी मिल जाएगी, मौसम भी ठीक मिल जाएगा, बाकी सर्विसेज भी मिल जाएंगी, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी क्योंकि प्लेन एरिया है, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। इन सारे चीजों के वजह से ये काफी एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होंगे इन कंपैरिजन टू द एरियाज लाइक हिमालयस, जहां पर खेती करना भी मुश्किल है, जहां पे टेम्परेचर भी बहुत लो हो रखा है, हार्श टेम्परेचर, हार्श क्लाइमेट है, जिसकी वजह से आप वहां पे नहीं रहना पसंद करेंगे। दूसरा चीज क्या है? क्लाइमेट। People usually avoid extreme climate that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस वाले एरिया में, इसमें हम टोपोग्राफी की बात कर रहे थे, यानी कि प्लेन है कि माउंटेन है कि कैसा है। प्लेन होगा तो आपको फैक्ट्री लगाना, एग्रीकल्चर करना, ये सब चीजें करना आसान होगा, रेसिडेंस बनाना आसान होगा। पहाड़ों में इसके लिए मुश्किल होगी। बट जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम क्लाइमेट की टेम्परेचर की बात करें, और इंसान हमेशा मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहना अवॉइड ही करता है, इग्नोर ही करता है, चाहे वो गर्माहट की बात हो या ठंडी की बात हो। गर्माहट मतलब जैसे अंटार्कटिका और ये सारी सहारा डेजर्ट और ये सब हो गया, और ठंडी में जैसी बात हो गई अंटार्कटिका और ये सारे रीजन्स हो गए। ठीक है, तो दो रीजंस हो गए जिस जो डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी आती है सॉइल। ऑफ कोर्स जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, जहां एल्यूवियल सॉइल होगी, वहां पर आप ऑफ कोर्स रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर, वहां की सारी चीजें बेटर हो पाएंगी बनस्पत उन जगहों पर जहां पर आपको ऐसी मिट्टी मिलेगी जो कि सैंडी सॉइल होगी, या फिर ऐसी सॉइल जो कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती एग्रीकल्चर। राइट, तो इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो गंगा वाला प्लेन है, जो उत्तर प्रदेश का प्लेन्स हो गए, बिहार का प्लेन, बंगाल का प्लेन, असम का प्लेन, ये सारे प्लेन्स में अच्छी और एल्यूवियल सॉइल मिलती है, जिसके वजह से लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। ये डेंसली पॉपुलेटेड होती है और इंटेंसली कल्टिवेटेड होती है। देखो, फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपसे कहा, फर्टाइल प्लेन्स जो है जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हुआंगी चांग चाइना and the Nile in Egypt are densely populated areas. So these areas are very densely populated because of one simple reason. खेती करने वाले खेती करेंगे वहां पर, उन खेती करने वालों को देखते हुए इंडस्ट्रीज वाले आएंगे क्योंकि उनको वो रॉ मटेरियल की तरह चाहिए। उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग आएंगे क्योंकि वहां उनको काम चाहिए, और फिर उनके परिवार वाले भी रहेंगे। इस तरीके से एक चेन ऑफ इवेंट्स चल पड़ता है, जिसके वजह से ये सॉइल जहां पे एल्यूवियल सॉइल होती है या फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, वहां पर कैसे एग्रीकल्चर को पीछे करते 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 सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं, जिसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाती है। अब आता है पानी। पानी बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस।
अर्थ को भले ही हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, भले ही यहाँ पे 70% जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, बट वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है अभी तक, क्योंकि वो नमकीन पानी है और हम नमकीन पानी कंज्यूम नहीं कर सकते, ना पीने के लिए, ना डोमेस्टिक पर्पज के लिए, ना अदर पर्पजेस के लिए। फ्रेश वाटर का सोर्स काफी कम है और इसीलिए जहां पर पानी होता है वहां पर इंसान की आबादी आती है। और पहले भी, ये आज की बात नहीं है, जब आप अर्ली सिटीज को भी देखोगे, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदारो या फिर उससे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज, वहां पर भी लोग ज्यादातर वहां बसने की कोशिश करते थे जहां पर नदी का पानी होता था। वही बता रहा है, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज ऑफ वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। The river valleys of the world are densely populated while deserts have sparse population, जैसे मैंने आपसे बताया। अब बात कर सकते हैं मिनरल्स की। देखो यार, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी से लेकर टूथपेस्ट तक सब कुछ मिनरल्स का ही बना हुआ है। इसलिए ये बिल्कुल सॉइल की तरह ही है। मिनरल्स जहां पर होंगे वहां पर क्या होंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज में लगेंगी तो वहां पे लोग काम करने के लिए आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, उनके परिवार वाले आएंगे, और इसके वजह से जहां पर भी इंडस्ट्रियल रीजन होगा वहां पर काम के चलते हुए वहां पर काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन हो जाएगी। Areas with mineral deposits are more populated. Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East led to the settling of people in these areas. Of course, they have to come there for the work, and when they come there, तो बाकी चीजें भी उनका पीछा करते हुए आ ही जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की। सबसे पहले सोशल फैक्टर्स की। ये देखो, ये क्या बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स आप कहां रहना पसंद करोगे, या आपके पेरेंट्स जहां आज आपको रखे हुए हैं वो वहां क्यों हैं, कभी सोचा है? वो इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो वहां पर बेहतर एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज अपने परिवार को दे पाएंगे। इसीलिए वो लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर इस तरीके के अच्छे सोसाइटी में अच्छे सोशल फैक्टर्स मौजूद हों, जिसके वजह से वो वहां पर आके बसते हैं। क्या बोल रहा है? एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, बट महाराष्ट्र में पुणे और बॉम्बे में ही ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, इस तरीके की फैसिलिटीज मिलती है, जिसके वजह से लोग वहां पर आके रहना पसंद करते हैं। कल्चरल, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। देखो, लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जहां पे लोगों का कल्चरल इंक्लिनेशन होना शुरू हो जाता है, जहां पे लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि ऐसे ही आध्यात्मिक शहर माने जाते हैं, और भारत में ऐसे ही आध्यात्मिक शहरों का एक शहर है बनारस। और ये बनारस आज का नहीं, बहुत पुराना, इनफैक्ट सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनारस को माना जाता है। दुनिया भर से लोगों को वहां पर जाके अच्छा लगता है और वो वहां जाके सेटल हो जाते हैं। और इसीलिए आप जब बनारस जाओगे, कभी कभी मौका आपको मिला होगा या आप कभी मौका मिलेगा, आप वहां जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर आपको देखने को मिलेगा तमाम तरीके के लोग आते हैं। साउथ के इतने सारे लोग आएंगे, साउथ इंडिया के बहुत सारे आपको फॉरेन विजिटर्स मिलेंगे। तो ये क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाता है, क्योंकि तमाम दुनिया के भर के लोग वहां पर आते हैं कल्चरल सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, क्या बोल रहे हैं? प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल्स। बनारस तो हिंदुओं का शहर बन गया, राइट, उनका कल्चर। इसके अलावा जेरूसलम और वेटिकन सिटी भी अलग अलग जगहें हैं जहां पर क्या होगा। खैर, जेरूसलम जो है वो एक कंट्रोवर्सी वाला प्लेस है, बट ये है, दिस इज फॉर द ज्यूज, और वेटिकन सिटी आपको पता है क्रिश्चियंस के लिए है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक फैक्टर्स एक सिंपल सी बात है, जहां पर भी लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग वहां पर जाके सेटल होते हैं। लोग बिहार, यूपी के गांव से, शहरों से निकल के दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि उनको पे ज्यादा मिलेगी, उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी, उनकी जिंदगी अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी लोग वहां जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये हमने इंडस्ट्रियल उसमें भी देखा था, मिनरल्स के उसमें। और क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज लाइक ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। सो ये दो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज की। देखो, पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है। अब पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल सी बात है, ये एक छोटा सा रूम है, मैं ऐसे ये एक छोटा सा रूम है, मान के चलता हूं। इस रूम में 4 लोग थे। मंडे को, ट्यूसडे को इसी रूम के अंदर कुछ चेंज होता है।
कुछ लोग एंटर करते हैं और कुछ लोग बाहर जाते हैं। तो यानी क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। तो क्या पॉपुलेशन उतनी ही है, 1 2 3 4 ही है, या बढ़ गई है या घट गई है? तो ये जो चेंज हुआ है इसी को हम पॉपुलेशन चेंज कह रहे हैं। कैसे कैसे हो सकता है कि इन 4 लोगों में से ये एक बंदा मर गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इन 4 में से 2 लोग बाहर चले गए हो, इस रूम से बाहर चले गए हो परमानेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर केवल एक ही बंदा आया हो अंदर। तो कुल मिला के भारत देश या कोई भी देश में भी पॉपुलेशन चेंज होता रहता है। पॉपुलेशन चेंज में कैसे हो सकता है, लोग मरते भी हैं, नया जन्म भी होता है, लोग माइग्रेट भी करते हैं दूसरे देशों में, जैसे यूएस या फिर यूएई, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से। तो इसके वजह से देश की पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है, पर हर सेकंड हर मिनट का तो हिसाब नहीं रखा जा सकता। इसीलिए हर 10 साल में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेंसस, जो सबसे पहली बार हुआ था 1872 में। आपकी किताब में नहीं लिखा है बट मैं आपको बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, यू कैन राइट इट डाउन। 1872 में सबसे पहला सेंसस हुआ था, फिर 1881 में हुआ जो प्रॉपर सेंसस हुआ, और 1881 के बाद हर 10 साल में 91, 1901, 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 में सेंसस होते आए हैं। इस बार भी 2021 में सेंसस हो गया है। इसकी रिपोर्ट्स को अभी पब्लिश होने में टाइम है, इतना बड़ा देश है। तो जब हम ये सेंसस करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले बार से कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है, क्या बढ़ी है, घटी है, अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, घटी है तो कितनी घटी है। घटने वाला काम बहुत ही मुश्किल होता है, आज तक तो हुआ नहीं सिवाय एक बार के, मेरे ख्याल से 1911 से 1921 का टाइम था वो, जब एक बार हुआ था कि पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। उसके अलावा हमारी पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज ही हुई है। हालांकि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है वो चेंज हुआ है। कैसे, जैसे मान लो कभी 10% का इंक्रीज हो गया, कभी 15% का इंक्रीज हो गया, कभी 1% का इंक्रीज हो गया, कभी 2% का, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है मगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या हो रहा है वो अलग अलग है। अब सवाल उठता है कि ये जो हम पॉपुलेशन चेंज निकालते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको हम सिंपल सा एक बात करते हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये आपको बता देगा कि भैया चेंज कितना हुआ है। देखो पहले के जितने लोग थे एक कमरे में वो तो उतने ही हैं, आए कितने उसमें से माइनस कर दो कि गए कितने, उससे निकल जाएगा आपका कि पॉपुलेशन का चेंज कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं, 1 2 3 और आप 1 4, हम 4 लोग हैं, हम तो 4 हैं ही हैं। अब बाहर से कितने आए और यहां से कितने गए, इसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है कि पॉपुलेशन का चेंज कितना हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल सा इक्वेशन है। और बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ये हम देखेंगे। बर्थ रेट सिंपल सी बात है, कितने लोग पैदा हुए पर 1000 पीपल, उसको बोलते हैं बर्थ रेट। देखो क्या बोला, the population change refers to change in the number of people during a specific time. Every component of the statement is important. During a specific time, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से समय से कौन से समय तक की बात कर रहे हैं आप पॉपुलेशन चेंज की, वो इंपॉर्टेंट है। कितना चेंज हुआ है लोगों के नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल प्लस किस दौरान ये बात की जा रही है, सो ये हो गया पॉपुलेशन चेंज। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं रही है, वो बदलती रही है। पहले भी लोग मरते थे, अभी भी लोग मरते हैं, पहले भी लोग जन्म अच्छे से होता था, अभी भी होता है। बस हो क्या रहा है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे कि पहले हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, अब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी धीरे धीरे करके, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोगों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो वैक्सीन्स पहले नहीं होती थी जिनके वजह से बीमारियां होती थी और लोग मर जाते थे, अब उनकी वैक्सीन्स हैं, लोग मर नहीं रहे उस रेट से जिस रेट से पहले मरते थे। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, पॉपुलेशन को चेंज कर रही हैं। पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है, वो स्टेबल नहीं है। बेहतर फैसिलिटीज आ रही हैं, हेल्थी फैसिलिटीज आ रही हैं, राइट, ये सब। So this has increased manifold. This is actually due to changes in the number of birth and death.
पॉपुलेशन का ये जो चेंज है, निरंतर चेंज है, ये किस लिए है? क्योंकि हमेशा चेंज हुए जा रहा है क्या, लोगों की जो नंबर ऑफ डेथ है, नंबर ऑफ जो बर्थ है वो चेंज हो रहे हैं। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बहुत ही लंबे समय तक हिस्ट्री में, जब तक कि 1800 नहीं आया था, दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा भी हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोग मर भी रहे थे। इसकी वजह से जब बहुत ज्यादा पैदा होंगे, बहुत ज्यादा मरेंगे, तो ओवरऑल चेंज बहुत ज्यादा कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। पर क्या होता है 1800 के बाद, क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न। अच्छा नहीं, ये पहले की बात बता रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न, दे डाइड अर्ली टू। सो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा भी हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे मर भी जा रहे थे, प्लस बाकी लोग भी मर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जन्म भी हो रहा था, बहुत ज्यादा मर भी रहे थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोगों को बच्चों का केयर भी नहीं हो पाता था, जो न्यूली बॉर्न होते हैं, क्योंकि वो एकदम नए नए बॉर्न होते हैं, उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। अगर वो केयर नहीं मिल पाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो मर जाते हैं। ओके, मर जाते थे। अब तो अच्छी फैसिलिटीज आ रही है धीरे धीरे करके। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। ये इसलिए था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी थी नहीं, जैसे मैंने आपसे बताया। खाने को ज्यादा खाना भी नहीं हुआ करता था। इन सारी चीजों की वजह से फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। देखो, न खाना मिल पा रहा था ढंग से, न हेल्थ अच्छी थी, न नए बेबीज के लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, जिनके वजह से खूब सारे लोग मर जाते थे। जब बहुत ज्यादा जन्म हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो उसके वजह से जो ओवरऑल चेंज है वो बहुत कम था, बहुत बहुत धीरे था। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। इन सब के कारण की वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा डेथ हो रही थी, इतने ज्यादा बर्थ हो रहे थे, जिसके वजह से ओवरऑल चेंज जो था वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं था, कम ही था। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को कंसिडर करो, आपका एक रूम है, रूम में बहुत सारे लोग आए जा रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ भी रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जा भी रहे हैं। दैट इज वाई इट विल नॉट लीड टू अ लॉट ऑफ चेंज। 1800 तक तो यही चल रहा था। 1800 के बाद से चीजें चेंज होना शुरू करती हैं। कैसे? 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। अब देखो, सोचो, ह्यूमन हिस्ट्री से लेके अभी तक 1800 तक 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। अब देखो 150 साल के अंदर क्या खत्म होगा। 150 साल के अंदर यानी 1959 के अंदर दुनिया की पॉपुलेशन 2 गुना बढ़ गई और 3 बिलियन हो गई। 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई केवल 150 ईयर्स के अंदर। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस। फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, फार्मर ज्यादा खाना उगा पाएगा। इन सब के चलते हुए ये 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गए। फिर क्या हुआ? अब आएगी स्टेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। अब क्या होगा? दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1 से 3 बिलियन हो गए। अब 1999 ईयर्स यानी केवल 40 साल के अंदर अब क्या होता है? द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन। 1 से 3 बिलियन होता है 150 साल में, और 40 साल के अंदर 3 बिलियन से डबल होकर 6 बिलियन पॉपुलेशन हो जाती है। और ये वाली जो फैसिलिटीज, ये जो तीनों चीजें होती है, फिर से यही रोल प्ले करती हैं। वही हेल्थ केयर अच्छी हो जाती है और अच्छी हो जाती है, वही खाना और उगता है, और वहीं पर फार्मर ज्यादा उगा पाता है खाना। ये सारी चीजों की वजह से लोग ज्यादा जिंदा रहने लगते हैं। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट विद बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसिन, डेथ वर रिड्यूसिंग while the number of births still remaining fairly high। बर्थ पहले भी बहुत ज्यादा हाई थे, इस समय तक भी बहुत ज्यादा हाई थे। बस फर्क यह था कि पहले डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थे, बट अब डेथ रेट काफी कम हो गया था, क्योंकि लोगों को खाना मिलना शुरू हो गया था, बेटर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हो चुके थे, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ चुकी थी। ओके, बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। अब देखो, बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में जरूर डालेंगे एग्जामिनर्स। नंबर ऑफ बर्थ, कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं पर 1000 पीपल। नाम यहां पे हो रहा है एक लाइव बर्थ्स। स्टिल बेबीज की बात नहीं हो रही है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। स्टिल बेबीज मतलब होता है डेड बेबीज। तो यहां पे लाइव बर्थ्स की बात हो रही है कि जो जन्म ले रहे हैं और वो जिंदा हैं पर 1000 पीपल, उसी को बोलते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या है? कितनी डेथ हो रही है पर 1000 लोग, उसको हम बोलते हैं क्या? डेथ रेट। आप बर्थ रेट से डेथ रेट को माइनस कर दो, उससे आपको मिल जाएगा क्या?
पॉपुलेशन चेंज। इसके अलावा पॉपुलेशन चेंज बर्थ रेट और डेथ रेट पे ही डिपेंड नहीं करता, माइग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। माइग्रेशन मतलब लोगों का मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अदर थिंग्स। दो तरीके का माइग्रेशन होता है, एक इमिग्रेशन होता है, एक एमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब आपके देश में लोग आए हैं, एमिग्रेशन मतलब आपके देश से लोग गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको तो अपने देश की बात करनी है। इस देश में कितने लोग मरे, बर्थ रेट, डेथ रेट, कितने लोग पैदा हुए, बर्थ रेट, कितने लोग बाहर गए, एमिग्रेशन, और कितने लोग अंदर आ गए, इमिग्रेशन। इन सारी चीजों को जब आप माइनस कर देते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन चेंज रेट कितने हुई है। सिंपल सी बात। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड इन एंड आउट ऑफ द एरिया। माइग्रेशन मतलब लोगों का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेस। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन चेंज के दो कारण होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल क्या होंगे? बर्थ रेट और डेथ रेट, क्योंकि ये नेचर ही ऐसी है कि जो भी पैदा हुआ है उसको तो मरना ही पड़ेगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दे आर वेरी नेचुरल रीजंस फॉर अ चेंज इन द पॉपुलेशन। बट इसके अलावा एक और कारण है, वो है माइग्रेशन। इंसान शुरुआत से ही, जब से उसकी मतलब एग्जिस्टेंस हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर बेटर थिंग्स। तो वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी कंटिन्यू होगा। तो ये माइग्रेशन जो है, दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स एन नॉन नेचुरल और अननेचुरल रीजन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, वो क्या दिखाएगा आपको? कंट्री का ग्रोथ रेट दिखाएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट कितना है, याद रखिएगा, यहां पे बात हो रही है नेचुरल ग्रोथ रेट की, इसलिए इसमें आप माइग्रेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। माइग्रेशन को आप तभी कंसिडर करेंगे जब आप सिंपली ग्रोथ रेट को देख रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देख रहे हैं। अगर आप नेचुरल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो उसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आएगा। ओनली नेचुरल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। ओके। The population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate. Natural growth rate में काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसका रीजन, तीन चीजें। फार्मर ज्यादा खाना उगा पा रहे हैं, लोगों को ज्यादा क्या बोलते हैं, खाना मिल पा रहा है, तीसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी इंप्रूव होती जा रही है। माइग्रेशन दूसरा वे है जिससे कि पॉपुलेशन साइज में चेंज आता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज। मतलब कभी भी आपने ये भी देखा होगा कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग यूपी बिहार से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आते हैं, और यहीं पर कुछ लोग यहां से यूएस और यूके और यूएई जैसी कंट्रीज में भी जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है, ये विद इन कंट्री भी हो सकता है एंड अक्रॉस द कंट्री भी हो सकता है। एमिग्रेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, एमिग्रेंट्स कौन होंगे? जो चले जाएंगे, आर पीपल हु लीव अ कंट्री। और इमिग्रेंट्स कौन होंगे? जो आएंगे हमारे देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में कौन आता है? आपको अच्छा लगता होगा ना कि हमारे देश में कौन नहीं आता होगा? आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, अफ्रीका से लोग आते हैं, काम करने के चक्कर में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेपाल से लोग आते हैं ऑफकोर्स। जो देश है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इन लोगों ने बहुत सारी पॉपुलेशन इमिग्रेशन से हासिल करी है। हर देश के जो पॉपुलेशन के रीजंस हैं वो अलग अलग है। जैसे यूएसए में पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और लोग पूरी दुनिया भर से वहां पर आते हैं बेटर लाइफ के लिए, राइट। वहां का पॉपुलेशन इंक्रीज इसलिए हुआ है। बाकी हर जगह का अलग अलग रीजन है, वो आपको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है। सूडान एक एग्जाम्पल है कंट्री का, has experienced a loss in population numbers due to out migration और immigration। देखो सूडान में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। क्यों हुई पॉपुलेशन डिक्रीज? बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जिसमें से एक ये दे रखा है आपकी किताब में दे रखा है इमिग्रेशन की वजह से। क्योंकि वहां सूडान के लोगों को लगता होगा सूडान में रह के कोई फायदा नहीं है, यहां से भाग लो तभी फायदा है, तो वहां से भाग जाते हैं। इतना ही नहीं है, सूडान में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक तो वहां तो जो रह रही पॉपुलेशन वो भी कम हो रही है, प्लस वहां पे जो लोग थे वो भी बाहर निकल गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया? पॉपुलेशन कम होनी। तो अब क्या करना है? बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है। ये क्या बोल रहा है? जनरल ट्रेंड क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन का? वो ये है कि भैया जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वहां से लोग ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि होता है बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से, आपको इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा, विद इन कंट्रीज में भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करेंगे? छोटे शहरों से बड़े शहरों में, यानी अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाएंगे, क्योंकि वहां पे बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा।
अब क्या हो रहा है, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पैटर्न्स देखना है हमारे को पॉपुलेशन चेंज का। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने आपसे कहा ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, ये बहुत ही अलग अलग है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। कहीं पर बहुत ज्यादा होगी, कहीं पर नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, कहीं पर रैपिड ग्रोथ रेट होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि वहां पे फैक्टर्स क्या क्या है। यूएस में रैपिड इंक्रीज होगी क्योंकि इट हैज बिकम द सेंटर फॉर all the facilities, so people from all across the world they go there and to have a better life, so वहां पे population growth rate बहुत drastically change हुई होगी, right? So ये सारी चीजें हैं। तो क्या बोल रहा है, although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे तो कहा जा सकता है कि भाई दुनिया में ज्यादातर जो देश हैं, दुनिया में ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो बढ़ रही है, पर हम ये कहें कि सारे देशों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आपने एग्जाम्पल एक सूडान का भी देखा जहां पे एक्चुअली पॉपुलेशन कम हो रही है। कुछ कंट्रीज जैसे कि कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नाउ विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेनिंग हाई ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कीनिया जैसी कंट्री, कीनिया का हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था पहले, फिर क्या हुआ, अब डेथ रेट, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है। अब क्या हुआ, डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, मगर बर्थ रेट क्या है, अभी भी हाई है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा लोग अब यहां पर रहने लगे हैं क्योंकि मरने कम लगे, आउटगोइंग कम हो गए, इनकमिंग तो अभी उतना ही है, अच्छा खासा है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और पॉपुलेशन धीरे धीरे करके धीरे धीरे बहुत रैपिड स्पीड में बढ़े जा रही है। बाकी कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। बाकी देशों में क्या हो रहा है, बाकी देशों में जैसे जो डेवलप्ड देश हैं, खास करके ये अपना ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जापान हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बर्थ रेट भी लो हो गया है और डेथ रेट भी लो हो गया है। बर्थ रेट क्यों लो हो गया है, क्योंकि वहाँ के लोग लिटरेट हैं, वहाँ के लोग लिटरेसी को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है देश के लिए हानिकारक है और उनकी कल्चरल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई है। they don't like to have a lot of kids, so their birth rate have gone drastically low और उनका डेथ रेट तो उनका लो है ही है क्योंकि उनके यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ही उम्दा किस्म की है। तो बर्थ रेट भी काफ़ी कम है, डेथ रेट भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी कम हो रखा है। वो बिल्कुल सूडान के और कीनिया के अपोजिट है, सॉरी सूडान नहीं, कीनिया के अपोजिट है, जहाँ पे बर्थ रेट अभी भी बहुत हाई है मगर डेथ रेट थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, लास्ट, सो दिस इज लाइक जस्ट द इंक्रीज, दे आर जस्ट टेलिंग कि सबसे ज्यादा ये देखो, जब भी हो तो इंडेक्स जरूर देखा करो कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है अलग अलग हिस्सों में। ब्लू दिखाता है कि बहुत ही ज्यादा हाई रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पिंक दिखाता है हाई रेट से, देखो ये सारे पिंक हैं, ये सारे पिंक दिखा रहे होंगे आपको, है ना, यहाँ पे मॉडरेट लेवल से बढ़ रहे हैं, ब्लू में बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा है। ये देखो, ये अफ्रीकन कंट्री है, ये सऊदी अरेबिया वाला कंट्री हो गया, ये इथियोपिया है, सॉरी ये इथियोपिया, ये एरिट्रिया है, ये एरिट्रिया देश है ना। सो ये सब हो गया। इंडिया के आसपास देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये कौन सा देश है, ये है भूटान। तो भूटान के काफी ज्यादा हाई रेट में, मतलब 3% से भी ज्यादा पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, मॉडरेट, लो और जीरो, और ये सारी चीजें जिसमें कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस स्पीड से पॉपुलेशन राइज कर रही है। With this, we finish off the first part of the last chapter of Class 8 Geography. Hope to see you soon. Till then, just keep reading, and if you have got any doubts, put them in the comment box and I'll respond to those queries. Thank you so much.